कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस विषय गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज गुरुवार है 20 फरवरी 2026। बिल्कुल। और आज हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम पिछले 48 घंटों की मतलब 19 और 20 फरवरी की उन टॉप 20 कानूनी खबरों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने हर तरफ काफी हलचल मचा दी है। हाँ, और ये सिर्फ अदालती फैसले नहीं है, ये वो आदेश हैं जो हमारी राजनीति, हमारे अधिकार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की दिशा भी तय करेंगे। सही बात है। पर इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आज हम जिन 20 मामलों पर बात कर रहे हैं, उनमें से कई खबरें राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। जैसे सीएए का मुद्दा हो गया या चुनाव से ठीक पहले मुफ्त योजनाएं हों। तो इस पूरे विश्लेषण का जो उद्देश्य है, वो किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक तटस्थ नजरिए से उन कानूनी तर्कों को सामने रख रहे हैं जो अदालतों के पटल पर रखे गए हैं। एकदम सही कहा। तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो हर चुनाव से पहले देश की नब्ज बन जाता है, फ्रीबीज या मुफ्त योजनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों की इन घोषणाओं पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। हाँ, और अदालत ने तमिलनाडु का विशेष रूप से उदाहरण भी दिया है। बिल्कुल, और कहा है कि चुनाव के ऐन वक्त पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं देखा जाए तो लंबे समय में राज्यों की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देंगी। यही तो इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कानूनी गुत्थी है। कोर्ट की जो मुख्य चिंता है ना, वो ये है कि ये नीतियां उन लोगों में कोई फर्क नहीं करती जो वास्तव में गरीब है और जो बिल चुकाने में सक्षम है। हाँ, मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकना। सही कहा। जब सरकारी खजाने पर अचानक हजारों करोड़ का बोझ डाला जाता है, तो अंततः इसकी भरपाई करदाताओं के पैसे से ही होती है। पर इसी राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर। पूरे 6 साल के इंतजार और 243 याचिकाओं के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 5 मई 2026 से सीएए पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अदालत ने इस प्रक्रिया को बहुत व्यवहारिक तरीके से संभाला है। उन्होंने असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं को बाकी पूरे भारत की याचिकाओं से एकदम अलग कर दिया है, क्योंकि वहां की भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, उनकी चिंताओं को एक अलग खांचे में रखकर सुनना न्याय के नजरिए से बहुत जरूरी था। और असम की बात निकली है तो हमारी तीसरी खबर भी सीधे असम से ही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के चुनावों से पहले असम की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की मांग करने वाली याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। हाँ, अदालतें आमतौर पर चुनाव के इतने करीब, मतलब जब तक कोई बहुत बड़ी कानूनी खामी ना हो, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दखल देने से बचती हैं। और ये चुनावी आजादी को मजबूती देता है। अब हमारी चौथी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी और ईडी के बीच आईपैक रेड को लेकर बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ईडी ने 65 पेज का एक हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में उन्होंने साफ कहा है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना सत्ता का घोर दुरुपयोग है। ईडी का कानूनी तर्क ये है कि उन्हें कानून के तहत रेड से पहले राज्य की पुलिस को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। ये केंद्र और राज्य की शक्तियों के टकराव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब 5वीं खबर पर आते हैं जो पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के एनएसए मामले से जुड़ी है। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि ये केस हमेशा नहीं चल सकता। और इसमें जो ट्रांसलेशन वाला विवाद सामने आया है वो बहुत गंभीर है। हाँ, आरोप है कि एक 3 मिनट की स्पीच का अनुवाद करके उसे 7 मिनट का बना दिया गया और उसी पर एनएसए लगा दिया गया। देखिए, जब किसी व्यक्ति की आजादी एनएसए जैसे कड़े कानून के तहत छीनी जाती है तो सबूतों की प्रामाणिकता बहुत ठोस होनी चाहिए। अगर हिरासत का आधार सिर्फ एक स्पीच है और उसका आधिकारिक अनुवाद ही गलत साबित हो जाए तो फिर हिरासत का पूरा कानूनी आधार ही ढह जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अब अगर हम व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी की तरफ मुड़ें तो हमारी छठी खबर समाज को एक कड़वा आईना दिखाती है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति को शमशान या कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह देने से मना करना एक अपराध है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि कोर्ट ने इसे मृत्यु के बाद भी छुआछूत का अभ्यास करने के समान माना है। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 को बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया है। यह अधिकार सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं है, मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सम्मानजनक अंतिम संस्कार उसका मौलिक अधिकार है।
अधिकारों की रक्षा की दिशा में हमारी 7वीं खबर भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पासपोर्ट अधिकारों पर एक बड़ा आदेश दिया है। हाँ, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए जेंडर आइडेंटिटी का निर्णायक प्रमाण है। मतलब कंक्लूसिव प्रूफ। तो अब उन्हें और किसी कागजात के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला है। सही कहा। अब 8वीं खबर डिजिटल युग और आतंकवाद निरोधी कानूनों की सीमा पर है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दावा है कि नए यूएपीए कानूनों के तहत अगर कोई पत्रकार सरकार की आलोचना करता है या कहता है कि एआई समिट गलत दिशा में जा रहा है तो उसे भी जेल हो सकती है। याचिकाकर्ता की चिंता यही है कि अगर आतंकवाद निरोधी कानूनों की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी जाए कि उसमें वैध पत्रकारिता या आलोचना भी शामिल हो जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। ये तो सच में चिंताजनक है। और नवी खबर न्याय प्रणाली की एक पुरानी सच्चाई को सामने लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी की सजा सिर्फ इसलिए निलंबित कर दी क्योंकि हाई कोर्ट में उसकी अपील 10 साल से लंबित थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि न्याय में देरी कैसे न्याय की दिशा बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के एक जजमेंट का हवाला दिया है। किसी को अपील के नतीजे का इंतजार करते हुए सालों तक जेल में रखना न्याय व्यवस्था की विफलता है। और इसी जमानत के मुद्दे से जुड़ी 10वीं खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए को एक निर्देश दिया है कि वो भौगोलिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। ये एक बहुत स्मार्ट बीच का रास्ता होता है। हाँ, जांच एजेंसी की चिंता भी दूर हो जाती है कि आरोपी गवाहों को डराएगा नहीं क्योंकि उसे एक निश्चित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों का रुख करते हैं जो हमारे व्यापार और डिजिटल दुनिया से जुड़ी हैं। 11वीं खबर सीधे हमारी सेहत से है। सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि वो पैकेट बंद खाने में अत्यधिक चीनी, नमक और फैट के लिए चेतावनी वाले लेबल पर पुनर्विचार करे। और ये उपभोक्ता अधिकारों में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब कोर्ट का साफ संकेत है कि जब कोई पैकेट उठाए तो उसे सामने ही स्पष्ट लाल निशान या चेतावनी दिखनी चाहिए। हाँ, कंपनियों की पैकेजिंग से ज्यादा महत्व जनता की सेहत का है। बिल्कुल। और 12वीं खबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद में एक कड़ा आदेश दिया है। साक्षी मीडिया को निर्देश दिया गया है कि वो चंद्रबाबू नायडू की हेरिटेज फूड्स के खिलाफ पब्लिश की गई फर्जी रिपोर्ट को हटाए। ये आदेश इस बात की नज़ीर है कि कॉर्पोरेट दुनिया में भी ब्रांड की प्रतिष्ठा को संरक्षित करने का पूरा कानूनी अधिकार है। फेक न्यूज़ के नाम पर उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। फेक न्यूज़ की बात निकली है तो 13वीं खबर भी ऑनलाइन कंटेंट से है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट आईटी नियम 2009 का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि आईटी नियमों के तहत किसी भी इंटरनेट कंटेंट को ब्लॉक करने की एक विशेष वैधानिक प्रक्रिया है। निचली अदालतें सीधे फरमान नहीं सुना सकती। बिल्कुल नहीं। 14वीं खबर बहुत ही आम है। अब नए बीएनएसएस के तहत विभिन्न हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया है कि व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया समन पूरी तरह से वैध है। मतलब अगर ब्लू टिक आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चला। ये न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का शानदार उदाहरण है। 15वीं खबर एक हाई प्रोफाइल मामले की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत दे दी है और मामले को मध्यस्थता यानी मीडिएशन के लिए भेज दिया है। भारतीय अदालतों का ये बहुत स्पष्ट रुख है। जब अदालत को लगता है कि कोई गहरा आपराधिक षड्यंत्र नहीं है बल्कि कमर्शियल विवाद है तो वे पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज देती हैं। इससे समय भी बचता है। अब हम आखिरी 5 मामलों पर आते हैं। 16वीं खबर में जुडिशियल सर्विस में आने के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य करने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये वही पुरानी बहस है कि जज बनने वाले को कोर्ट रूम का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए या जो छात्र सीधे लॉ स्कूल से निकलते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। ओपन कोर्ट में दोनों पक्षों को बारीकी से तौला जाएगा। 17वीं खबर रोजगार से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पूर्व सैनिक आयु सीमा में छूट का लाभ लेता है तो वह मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर दावा नहीं कर सकता। हाँ, कानून की नजर में इसे डबल डिपिंग से रोकना कहते हैं। जब आपने आयु सीमा में छूट ली तो आप आरक्षित श्रेणी का लाभ ले चुके हैं। 18वीं खबर रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े कर्मचारियों के लिए राहत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के पैसों से
जीएसटी इंसेंटिव या फेस्टिवल एडवांस की कटौती का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई खैरात नहीं है। नियोक्ता बिना किसी वैधानिक नियम के मनमानी कटौती नहीं कर सकता। 19वीं खबर में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय करने की मांग की गई है, लेकिन डीएमआरसी ने इसका विरोध किया है। क्योंकि डीएमआरसी का तर्क है कि इस बदलाव से सारे डिजिटल बोर्ड्स और नक्शे बदलने पड़ेंगे, जिससे करीब 40 लाख रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। अब अदालत को तय करना है कि क्या ये खर्च जनहित में उचित है। और आखिरी 20वीं खबर कला से जुड़ी है। द केरला स्टोरी 2 फिल्म के खिलाफ केरला हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा है कि ये फिल्म सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देती है। भारत में अदालतें आमतौर पर सेंसर बोर्ड से पास फिल्म पर रोक लगाने से बचती हैं, जब तक कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का पुख्ता अंदेशा न हो। तो ये थी पिछले 48 घंटों की टॉप 20 खबरें। हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के फैसलों को गहराई से समझा। और अगर हम इन सभी 20 खबरों को जोड़कर देखें तो समझ आता है कि अदालतें हमारे खाने के पैकेट से लेकर हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद के अधिकारों को भी कैसे तय कर रही हैं। बिल्कुल, इन सबको देखते हुए एक बहुत ही विचारणीय सवाल मन में आता है। आज जब अदालतें व्हाट्सएप के जरिए समन भेज रही हैं और एआई पर इतनी चर्चा हो रही है, तो क्या वो दिन दूर है जब ईंट पत्थर से बने अदालती कमरों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? जो घटनाक्रम आज देखे गए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि शायद न्याय पूरी तरह से एक डिजिटल प्रक्रिया बन जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी और भी निष्पक्ष चर्चाओं के साथ वापस लौटेंगे।